हो गए क्वेश्चन सबके या कोई प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, जो हमने लूप्स पढ़ी हैं उन लूप्स में बाकी लैंग्वेजेस से एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जो पाइथन है वो हमें एल्स की स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करती है। एल्स की स्टेटमेंट क्या करती है कि जब हमारी कंडीशन रॉन्ग होती है तो वो एल्स की स्टेटमेंट एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक लूप लगा रहे हैं, काउंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि वाइल इज लेस देन 3 कॉलन प्रिंट काउंट, और काउंट इज इक्वल टू +1। अब ये हमारे पास ये कोड चल गया, लेकिन किसी एक कंडीशन पे जाके ये कोड रॉन्ग हो रहा है। वो कोड सॉरी किसी एक जगह पर जाकर जब इंक्रीमेंट होता है तो हमारे कोड में ये जो कंडीशन लिखी है ये रॉन्ग हो रही है। ये किस जगह पर जाकर रॉन्ग हो रही है? जब हमारा काउंट +1 जब हमारा काउंट +1 2 + 1 3 हो रहा है। 2 पर तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन 3 पर हो रहा है। अच्छा, वहां पर हम लोग एल्स का ब्लॉक बना सकते हैं। एल्स का ब्लॉक क्या करेगा कि जब हमारी कंडीशन रॉन्ग होगी तो वो एक दफ़ा हमारा कोड एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू रीच काउंट वैल्यू रीच आ जाएगा, या हम लोग लिख देते हैं एल्स ब्लॉक इज, तो ये एल्स ब्लॉक का कोड चला देगा। अब ये एल्स ब्लॉक का कोड उस वक्त भी चला देगा जब हमारी एक भी आइट्रेशन नहीं चली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये शुरू ही 4 से कर, तो अब हमारा जो वाइल वाला कोड है वो एक दफ़ा भी नहीं चला, तब भी एल्स का कोड चला देगा। और अगर हमारा जो वाइल की बॉडी का कोड चल गया तब भी ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कोड हर दफ़ा ना चले, जो वाइल वाला ये उसी वक्त चले जब मेरी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही, या ये वाइल वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। कि अगर वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो एल्स नहीं चलना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग एल्स का एक ब्लॉक लिख देते हैं कि अगर कहीं टेस्टिंग में एरर आ रहा है तो वो हमें पता चले। तो अगर हम लोग इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं कि कोड चलाते वक्त हमने एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करनी, तो वो हम लोग मेंशन करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के साथ, कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग लगा देते हैं तो एल्स वाला कोड नहीं चलेगा। इफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट इज इक्वल टू 2, क्योंकि लेस देन 3 2 तक कोड चलेगा, और 2 पर आकर ब्रेक स्टेट काउंट 0 करेंगे ताकि हमारी फाइल की बॉडी एग्जीक्यूट हो, और 0 1 और आगे वाला कोड नहीं चले। 0 1 2 जैसे ही 3 हुआ उसने वहां पर ब्रेक कर दिया और एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये डिपेंड करता है हमारी कंडीशन टू कंडीशन। बाज़ औक़ात हमें एल्स वाला कोड चाहिए होता है और बाज़ औक़ात हमें एल्स वाला कोड नहीं चाहिए। अगर हमें एल्स वाला कोड नहीं चाहिए तो फिर हम लोग ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, और अगर हमें रिक्वायर्ड है अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, और अगर हमें नहीं रिक्वायर्ड तो फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, जैसे अभी मैंने लगाया। ब्रेक के बाद कोई भी कोड नहीं चले। ब्रेक के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ब्रेक जैसे ही वो 3 हुआ, मतलब मैं अब आपको जी जी तब भी नहीं चले। नहीं नहीं, अब ये मैं आपको यही समझाने की कोशिश करने लगा हूँ कि काउंट 0 0 इज लेस देन 3, 0 0 प्रिंट हुआ,
0 इस कंडीशन में फॉल्स, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हेलो वर्ल्ड आ गया। जब ये वाली कोड चला तो काउंट 0 + 1 हो गया, 1 इज लेस देन 3, ओके। 1 प्रिंट हुआ, ये 2 हो गया, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो 1 के लिए भी ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब जब दोबारा कोड चलेगा 2 इज लेस देन 3, 2 प्रिंट हुआ, 2 + 1 3, 3 इज इक्वल टू 3, ब्रेक चला, एंड पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। अगर हम नंबर को देखें तो नंबर 3 प्रिंट हुए, 0 1 2, लेकिन हेलो वर्ल्ड 3 ही प्रिंट हुए। अगर ये देखें, नहीं ये डिफरेंस कहां पर आ रहा है, मैं अगर इस कोड को सिलेक्ट कर, अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे वाज़ेह नजर आ रहा है कि इफ से पहले 2 डॉट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इफ से पहले 2 स्पेसिस हैं, लेकिन ब्रेक से पहले 4 डॉट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 4 स्पेसिस। 4 मतलब 2 स्पेस का मतलब है कि एक लेवल पर इंडेंटेशन हुई, 4 का मतलब है कि 2 लेवल पर इंडेंटेशन हुई इफ की बॉडी। बिल्कुल, सबसे पहले जो इफ है वो इंडेंट क्यों किया है, क्योंकि वो हमने लूप की बॉडी में लिखा। फिर जो आगे ब्रेक स्टेटमेंट है वो दोबारा इंडेंट किया क्योंकि वो ब्रेक की, वो लूप और इफ दोनों की बॉडी में। प्रिंट पे टैब मार देंगे भी, ये भी उसकी बॉडी में चला जाए, अब प्रिंट नहीं होगा। सिर्फ सेलेक्ट करके आ जाता है, जूम मैंने इसलिए किया ताकि वहां वाजे नजर आए। ये करेंगे तो ये आपको ये डॉट शो कर देता है, जूम मैंने किया था ताकि वाजे नजर आए। तो पता नहीं इस पर ये चलता है या नहीं चलता, नहीं चला। वरना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ये चलता है, Ctrl+Shift+8 उसकी शॉर्टकट की है, वो आपको सारा बता देगा कि आपने कितनी स्पेसेस यूज़ की हैं कहाँ कहाँ पर, और एंटर की कहाँ पे प्रेस करके नई लाइन पर आए हैं, और टैब कहाँ पे प्रेस की। वो आपको इंडेंटेशन बता देगा। क्योंकि कुछ लोग करते हैं स्पेस के साथ इंडेंटेशन, कुछ टैब के साथ करते हैं, वो आपको डिफरेंस दोनों का वहाँ पर क्लियर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। बेसिकली ये जो हमारा एल्स है ये हमारा इफ के साथ नहीं है, ये हमारा लूप के साथ, वाइल के साथ। लूप वाइल या फॉर जो भी हम लोग लगाएंगे उसके साथ एल्स है। अब जैसे ही ये कंडीशन रॉन्ग होती है तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाता है। अब हम लोगों ने इफ कंडीशन में क्या पढ़ा था कि या इफ चलेगा या एल्स चलेगा। अब अगर मैं वही सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पर अचीव करना चाह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इफ वाला कोड चला तो वो बार बार चल जाए, लेकिन जो एल्स है वो तो एक दफ़ा ही चले। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मेरी इफ चल गई है या वाइल चल गई है तो एल्स ब्लॉक ना चले। दो ब्लॉक आ गए ना हमारे पास, एक वाइल की बॉडी और एक एल्स की बॉडी। मैं चाहता हूँ दोनों में से एक चले, दोनों ना चले। अगर वाइल चल गई है तो एल्स ना चले, और अगर एल्स चल रही है तो फिर वाइल ना चले। अभी क्या हो रहा है कि मैं अभी इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो दोनों बॉडीज एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे एल्स ब्लॉक इज रनिंग, ब्लॉक इज रनिंग। अब इस चीज से बचने के लिए मुझे अपनी लूप की बॉडी के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। इफ काउंट इज इक्वल टू लेट्स से 3 कर लेते हैं, 3 पर ब्रेक। अब अगर मैंने ब्रेक लगा दी है, अब एल्स वाला ब्लॉक नहीं चले। इफ लगाने का बेसिक मकसद ये है कि हम उस एल्स वाले ब्लॉक से बचना चाह रहे हैं, छुटकारा पाना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े एक 2 वीक्स पहले गालबन हम लोगों ने एक एटीएम वाली असाइनमेंट की थी। अच्छा, अब उस एटीएम में हमारा एक काम होता है कि
जब हम लोग एटीएम में जाते हैं अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, जो भी पैसे वगैरह निकलवाने में निकलवाते हैं, फिर एंड पे वो हमसे पूछता है डू यू वांट टू परफॉर्म एन अदर ट्रांजेक्शन। अगर हम लोग येस कर देते हैं तो वो येस करता है, और अगर हम लोग फॉल्स नो कर देते हैं तो वो हमारा कार्ड बाहर निकाल देता है, हम लोग कार्ड लेके वापस निकल आते हैं एटीएम से बाहर। अब वही फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए हम लोगों ने एक रिकरिंग फंक्शन करके देखा था। अब वो सेम काम लूप के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। लूप के थ्रू कैसे करेंगे कि सबसे पहले वाइल लूप लगा लेते हैं। लेट्स से वाइल ट्रू, ये कोड चले। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट आस्क फॉर यूजर नेम एंड पिन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पूछ लेते हैं इससे इज वांटेड, क्या उसने दूसरा करना चाहा या नहीं। मैं बाय डिफॉल्ट इसे फॉल्स कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ उससे एक इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। फॉर एग्जांपल इज वांटेड इज इक्वल टू पुट टू वांट टू प्रोसीड यस और नो। अगर नो है तो इफ इज वांटेड इज इक्वल टू कैपिटल वाई, इसको सेट कर दो ट्रू पर, इज टू ट्रू, इसमें फॉल्स और ब्रेक कर। अब ये क्या है कि चूंकि हमने बाय डिफॉल्ट वाइल में लिख दिया ट्रू, तो इसका मतलब है कि वो कोड चलेगा ही चलेगा, क्योंकि कंडीशन नहीं हम चेक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बस कोड चला। यहाँ पर बेसिकली आती है कंडीशन, और हमने पढ़ा कि जब भी लेस देन ग्रेटर देन आ जाए तो उसका रिस्पॉन्स आना है बुलियन, या ट्रू या फॉल्स। कंडीशन ये सही हो सकती है या गलत हो सकती है। अब हमने कह दिया कि भाई हम कंडीशन लगाते नहीं, ये कोड चलाना ही चलाना। अब वो कोड चलाने के बाद मैंने यहाँ पर वो सारा का सारा अपना कोड एग्जीक्यूट कर दिया जो हमने लिखा था, जिसमें हम लोग यूज़र से यूज़र नेम पूछ रहे थे, पिन पूछ रहे थे, मैच कर रहे थे, बैलेंस चेक कर रहे थे, जितना भी हम लोगों ने कोड किया वो सारा का सारा इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने अभी के लिए कर दिया, समराइज कर दिया। फिर उसके बाद मैंने एंड पे यूज़र से पूछा कि डू यू वांट टू परफॉर्म एन अदर ट्रांजेक्शन और नॉट। अब उसने कहा कि येस, तो वो ट्रू रहेगा और अगला चल जाएगा, और अगर वो कह देता है नो तो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। ब्रेक क्या करेगा, लूप के साइकिल से हमें बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही वो नो प्रिंट करेगा ये लूप खत्म हो जाएगी। तो जो आपका क्वेश्चन था कि डू वाइल वाली फंक्शनैलिटी हम कैसे अचीव करेंगे, वो इस तरह से अचीव होती है, वाइल ट्रू और एंड पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। बेसिकली जो इनका क्वेश्चन था मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें 3 लूप्स आते हैं। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हमारे पास 3 लूप्स आती हैं, मोस्ट वाइडली जो यूज होती हैं। फॉर लूप, वाइल लूप, ये जो दो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली, और तीसरी है डू वाइल लूप। ये 3 कंडीशन आती है, फॉर, वाइल और डू वाइल। फॉर और वाइल तो हमारे पास पाइथन में मौजूद है, वो हम लोगों ने पढ़ ली डिटेल में, फॉर कैसे काम कर रही है, वाइल कैसे काम कर रही है। लेकिन जो डू वाइल हमारे पास लूप है ये हमारे पास पाइथन में नहीं है। डू वाइल का जो एक यूनिक फीचर था वो ये था कि वो एक दफ़ा कोड चलाता था, उसके बाद कंडीशन चेक करता था। मतलब अगर वो कंडीशन गलत भी है तो तब भी उसने एक ना एक दफ़ा तो कोड चला ही देना। उसके अंदर ये एक फीचर था। वाइल और फॉर क्या करता है कि पहले कंडीशन चेक करते हैं बाद में कोड चलाते हैं। डू वाइल पहले कोड चलाता था बाद में कंडीशन चेक करता है। तो क्योंकि पहले कोड चल रहा है बाद में कंडीशन चेक हो रही है, तो एक दफ़ा तो कोड चल ही जाता था, और जब कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन फॉल्स निकली, अगली दफ़ा वो कोड नहीं चलाता। अब यही काम हम लोग कह रहे थे कि भाई पाइथन में कैसे करें। वो काम पाइथन में करने के लिए कि भाई मेरा कोड एक ना एक दफ़ा तो चले ही सही ना, बाद में देखी जाएगी। तो वो हमने किया कि भाई एक ना एक दफ़ा हमने वाइल ट्रू करके कोड चला दी। फिर उसके बाद अगर यूज़र ने नो प्रिंट किया तो हमने वहाँ से ब्रेक लगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं कि सीधे हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर यूज़र से पूछे ही ना
कि भाई मेरा कोड अब एक दफ़ा चल रहा है और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आ गया, ये एक दफ़ा ही चलेगा, आस्क फॉर, दूसरी दफ़ा ब्रेक स्टेटमेंट आ गया। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये कोड 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा चले या उतनी दफ़ा चले जितनी दफ़ा यूज़र चाह रहा है, तो फिर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ कंडीशन के साथ मुझे उस चीज़ को रोकना पड़ेगा कि भाई 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा चले और फिर ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए। तो सिर्फ ये डू वाइल की फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से लॉजिक लिखते हैं अपनी पाइथन लैंग्वेज। एक क्वेश्चन था हम लोगों ने लास्ट किया कि 1 से लेकर 10 तक थी शायद, फिर पहले हम लोग लास्ट वीक मैंने आपको असाइनमेंट दी थी लास्ट वीक कि 1 से लेकर 10 तक जो हमारे पास काउंट है बोर्ड में, अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को एक एरे दी गई है जिसमें काउंटिंग है 1 से लेकर 10 तक, उसमें हमने मैप और फिल्टर मेथड यूज़ करना है और एक एरे बनानी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर के स्क्वायर मौजूद है। अच्छा, अब अगर हम लोग इस लाइन को ख़त्म कर दें, क्रिएट अ न्यू एरे पे और इस लाइन को ख़त्म कर दें, तब भी ये काम हम लोग पाइथन में कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा कोड नया आएगा, चीज़ें नहीं आएंगी, वो अब हम लोग समझते हैं। पाइथन में लिस्ट बनाने का एक तरीका हम लोगों ने रेंज के साथ पढ़ा। अब उसी में एक चीज़ और भी है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी एलिमेंट हम लोग सेव करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग लूप चलाएंगे और उस लूप में बारी बारी करके हमारे पास एलिमेंट आ रहा हो, तो जो एलिमेंट हम अपनी एरे के अंदर सेव करवाना चाहेंगे वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जी मुझे स्क्वायर स्टोर करवाना, अब इसी नाम का सेम हमें फॉर लूप के बाद एक वेरिएबल बनाना। जैसे हम लोग फॉर लूप में एक वेरिएबल तो बनाते हैं फॉर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया है अभी फॉर नंबर इन लिस्ट 3, इसी तरह मैंने किया है फॉर स्क्वायर इन लिस्ट 4 या लिस्ट 5 या लिस्ट जो भी। मैं अभी ये कोड कर रहा हूँ फॉर स्क्वायर इन रेंज 1 से लेकर 10 तक। अब जो वैल्यू इस वेरिएबल में सेव होगी सेम वैल्यू ही इस वेरिएबल में सेव होगी। स्क्वायर और स्क्वायर दोनों सेम वैल्यू स्टोर करेंगे। जब दोनों सेम वैल्यू स्टोर करेंगे तो फिर हम 2 दफ़ा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी एरे में सेव होगी, ये वाली वैल्यू हमारी इस लिस्ट में सेव होगी और ये वाली हमारी लूप चलाने के लिए। अब अगर मैं इस स्क्वायर्स को प्रिंट करता हूं तो हमें 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग मिलेगी, फिर 10 एक्सक्लूडेड है तो मैं इसको 11 कर लेता हूँ। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग मिली। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इससे डबल कर, डबल से मुराद
2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो वो करने का क्या तरीका है? एक तो है कि मैं इस रेंज के साथ छेड़खानी कर लूँ और दूसरा है कि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर। तो अब मुझे जो वैल्यूज स्टोर करवानी थी अपनी लिस्ट में वो मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ सिर्फ इस वेरिएबल के साथ। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर स्टोर करवाने थे तो मैं वो रेंज के साथ गेट नहीं कर सकता। रेंज के साथ मैं 1 से 10 नंबर गेट करूंगा, यहाँ पे उनके स्क्वायर ले लूँगा। इसी तरह मैं रेंज के साथ 1 से लेकर 100 नंबर गेट करूंगा, उनके स्क्वायर ले लूंगा या उनके क्यूब रूट ले लूंगा या क्यूब ले लूंगा या जितनी भी पावर लेंगे। फास्ट फॉर लूप या कोई स्पेसिफिक नेम तो मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा, शायद कहते हो, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। सही कह रहे हो, लिस्ट कंप्रीहेंशन अरे के अंदर ही डिफाइन किया। बेसिकली ये जो हमारा स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर आ रहा है यहाँ से। ये जो हम लोग कोड कर रहे हैं ना, ये फॉर लूप का कोड है। जैसे हम लोगों ने ऊपर अभी किया है, फॉर एक वेरिएबल डिफाइन किया इन दिस वेरिएबल इन दिस लिस्ट, हम लोग यही सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं, फॉर स्क्वायर इन जो रेंज से हमें लिस्ट मिलेगी। अब जो वैल्यू हमें अपनी लिस्ट में स्टोर करवानी है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब नॉर्मली तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्क्वायर ही है। अब उस स्क्वायर के अंदर हमें कोई चीजें ऐड करनी, फॉर एग्जांपल मुझे हर नंबर के अंदर 2 ऐड करना, तो मैं वो 2 लिख, दोबारा दोबारा, और स्क्वायर ये एक एक करके एलिमेंट रिटर्न कर रहा है जो हमें इस पूरी की पूरी लिस्ट से मिले। मतलब हमें हमें रेंज से एलिमेंट मिल रहे हैं ना 1 से लेकर 10 तक। ये रेंज का हम लोगों ने अभी मेथड पढ़ा, उसको अभी स्क्वायर नहीं कर, वो हमने स्क्वायर नाम रखा। अब स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंक्रीमेंट 2 का कर दिया। 2 का इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोग स्टेप 2 ले लेंगे। कर लेते, एलिमेंट कर लेते हैं। और अब क्या हो रहा है कि जो हमारी रेंज की एक लिस्ट है, रेंज हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। अब वो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले स्टार्ट, एंड और ये। अब इसका मतलब है कि ये हमें लिस्ट प्रोवाइड करेगा 1 3 5 7 और 9 तक की, 11 तो एक्सक्लूडेड है। और अब वो एलिमेंट एक एक करके हमें रिटर्न होता जाएगा और लिस्ट में आगे वो सेव होगा। अब मैं कहता हूं कि वो एलिमेंट सिंपली सेव ना हो, उसका स्क्वायर सेव हो जाए। उसका स्क्वायर सेव करने के लिए मैंने उसका स्क्वायर ले लिया। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 के बाद 2 का गैप आना था, 1 2 और 3 आया, 3 का स्क्वायर 9, 3 के बाद 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद 7, 7 का स्क्वायर 49 और 7 के बाद 9, 9 का स्क्वायर 81। अगर हमें एक लिस्ट बनानी है तो वो हम लोग एक लिस्ट सिंपली इस तरह बनाएं। सेम काम हम लोग कर सकते हैं कि रेंज के साथ भी। अगर मुझे उस रेंज के अंदर कुछ अपडेट करना तो मैं उसका एक एक एलिमेंट गेट करूंगा और उसे अपडेट करूंगा। वो एक एक एलिमेंट गेट करने के लिए मैं फॉर लूप भी लगा सकता हूँ, वाइल लूप भी लगा सकता हूँ, मैप भी लगा सकता हूँ। फिल्टर चूंकि हमें अपडेट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता तो हम वो नहीं लगाएंगे। फॉर लूप इस तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग लिस्ट कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं। तो एक एक करके हमें वो एलिमेंट रिटर्न करता रहेगा, वो एलिमेंट हमारा इस वेरिएबल में सेव होता जाएगा और इस एलिमेंट को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग लैम्डा फंक्शन में मल्टीप्लाई या माइनस या कर रहे थे, हो सकता है कि हमें इस 1 से लेकर 10 तक टेम्परेचर गेट करने हैं और उन्हें केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आई थिंक 273 ऐड करना पड़ता है।
तो वो अब हमारी एक टेम्परेचर केल्विन में आ गई। तो केल्विन हमारा टेम्परेचर को मेजर करने का एक यूनिट है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। या अगर हम लोगों को करना है कि भाई हमारे पास कुछ सर्कल हैं जिनका रेडियस है 10 सर्कल है जिनका रेडियस स्टार्ट होता है 1 से लेकर 10 तक। पहले का 1 है, दूसरे का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हमें उन सब का एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय ई पॉइंट, एलिमेंट का स्क्वायर आ जाएगा 2 पाई आर। स्क्वायर होता है कि पाई आर, पाई ब्रेक, पहले वो स्क्वायर होगा और फिर अब वो रेडियस के बजाय हमारे पास मतलब ये कैलकुलेशन करके स्टोर करें। अब इसी तरह हम लोग इसके आगे लॉजिक्स भी लगा सकते हैं। लॉजिक्स कैसे लगाएंगे? कि मुझे ऐसे एलिमेंट नहीं चाहिए जो डिविजिबल बाय 5 है। इफ नॉट मल्टीप्लाई सॉरी मॉडुलस 5। आएगा, सॉरी नहीं नहीं, बेसिकली अब हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। जो जीरो है ना बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स वैल्यू, वो फॉल्स वैल्यू के तौर पे काउंट होती है। कुछ वैल्यूज होती हैं ट्रूथी और कुछ फॉल्स वैल्यूज होती हैं। उसने अगर मैं लिख रहा हूँ फॉल्स, तो ये एक फॉल्स वैल्यू है। जीरो ये भी फॉल्स के तौर पे काउंट होता है, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी बाज़ औक़ात फॉल्स के तौर पे काउंट होती है। तो अब ये रिटर्न कर रहा है एलिमेंट मॉडुलस 5 जो कि जीरो है, वो फॉल्स के तौर पे काउंट हो रहा है। नॉट लगाया उसने, उसको ट्रू कर दिया, और जिस एलिमेंट के साथ ट्रू मिला उसने उसी एलिमेंट को रिटर्न की। और अब अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट सॉरी इक्वल टू जीरो, अब हमें उसने बाकी सारे एलिमेंट रिटर्न कर दिए, नॉट डिविजिबल बाय 5 नहीं की। अब क्या हो रहा है कि जिन जिन का जीरो आ रहा था, मतलब फॉर एग्जांपल एलिमेंट 5, सॉरी अगर हमारे जब हमारे पास 5 काउंट आया, 5 मॉडुलस 5, उसका रिमाइंडर आया जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो ट्रू, लेकिन इस नॉट ने उसे फॉल्स कर दिया। जब फॉल्स कर दिया तो वो हमारी इस लिस्ट में शामिल नहीं। 1 मॉडुलस 5 1 आ जाएगा, क्योंकि जो नंबर अगर छोटा हम लोग मॉडुलस लें तो वही नंबर रिमाइंडर में आ जाता है। 1 आ जाएगा, और 1 का अगर हम लोग चेक करें तो 1 इज इक्वल टू जीरो नहीं, 1 इक्वल के जीरो नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स इसको नॉट उस फॉल्स को ट्रू कर देगा, और 1 हमारे पास इस लिस्ट में शामिल हो। और इस तरह ही, अच्छा अब ये सारा कोड हम लोगों ने क्यों किया है लिस्ट कंप्रीहेंशन का, कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, उनके बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फंक्शंस हैं वो हम गेट कर सकते हैं। वो गेट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और अब मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट एक लिस्ट करनी है जिसमें मेथड्स आ जाएंगे फॉर मेथड
इन dir my list if not start for। तो अब हमारे पास लिस्ट के जितने भी बिल्ट इन मेथड्स है वो सारे यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिए। रिमूव, पॉप, इंसर्ट, इंडेक्स, एक्सटेंड, काउंट, कॉपी, क्लियर, अपेंड और रिमूव, रिवर्स और सॉर्ट। अब हो क्या रहा है कि मैं अगर थोड़ा सा मज़ीद आसान कर दूं तो बेसिकली ये हमारा कोड था ऐसे, प्रिंट dir और जो भी डाटा टाइप का जिस भी वेरिएबल के हमें एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं, कि इसके बिल्ट इन कौन कौन से फंक्शन है या कौन कौन से एट्रीब्यूट मौजूद है, तो हम लोग dir के फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल पास कर देंगे। अगर हमें स्ट्रिंग के गेट करने हैं तो हम लोग स्ट्रिंग का वेरिएबल पास कर देंगे, लिस्ट के गेट करने हैं तो लिस्ट का वेरिएबल पास कर देंगे। और जैसे ही मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो इसके सारे के सारे एट्रीब्यूट आ, ये लिस्ट के सारे स्पेसिफिक। अच्छा, अब इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ हमारे मेथड्स हैं। बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी से मुराद है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग व्हाट्सएप के मैसेज की बात करें तो उसमें हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है स्टेटस की, सेंट, डिलीवर्ड या सी। वो हम लोग जो नीचे टिक का साइन आ रहा होता है, सिंगल टिक है तो सेंट, डबल टिक है तो डिलीवर्ड और ब्लू हो गए तो सीन हो। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो हमारे साथ अंडरस्कोर वाले ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे वो स्टेटस या उनकी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी हमारे पास था कि क्या ये रिवर्स की गई है या नहीं की गई, तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी आ गई। ये बुलियन में होती है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है और बाद में ट्रू कर दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए हम लोगों को चाहिए वो फंक्शन जो हम लोग कॉल कर सकें ताकि हम अपने कोड को आसान बनाएं। जैसे ऊपर हम लोगों को रिवर्स चेक नहीं करना था कि ये रिवर्स हुई है या नहीं हुई, हमें रिवर्स करना था जब हम लोग सम कर रहे थे। तो वो रिवर्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं। ये सारा का सारा हम लोगों ने लिस्ट कंप्रीहेंशन, वैसे तो और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रही होगी, लेकिन अभी आज के लिए जो हमारा बेसिक टास्क है लिस्ट कंप्रीहेंशन का वो यही है कि मैं बाकी सारे एट्रीब्यूट से बचना चाह रहा हूँ और सिर्फ यही एट्रीब्यूट गेट करना चाह रहा हूँ जो मेरे कॉलेबल फंक्शन है जो मुझे रिक्वायर्ड। एक्सटेंड का हो गया, इंडेक्स का हो गया, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, कॉपी, काउंट, अपेंड के। तो अब वो करने के लिए अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बाय डिफॉल्ट जो dir है वो हमें रिटर्न क्या कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस मौजूद हैं। अभी के लिए चूंकि हमें सिर्फ फंक्शन चाहिए तो मैं उसमें से प्रॉपर्टीज रिमूव करना चाहता हूँ। अब प्रॉपर्टी रिमूव करते वक्त मैंने नोट किया कि हर प्रॉपर्टी के स्टार्ट पे ये अंडरस्कोर आ, बेसिकली दो है जो कि साथ साथ जुड़ी है इसलिए हमें एक नजर आ रही है, तो ये दो अंडरस्कोर आ रहे हैं। तो अब वो रिमूव करने के लिए फिर मैं यहाँ पे एक एक एलिमेंट को गेट करूंगा और हम लोग उसको एक नई लिस्ट में भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट पे भी आ रही है और एंड पर भी आ रही है, फोर एलिमेंट इन dir माई लिस्ट। अब मैं कहता हूं कि अगर एलिमेंट स्टार्ट्स विद ये है तो कंटिन्यू और अदरवाइज प्रिंट कर दो। कि अगर स्टार्ट हो रहा है डबल अंडरस्कोर से तो कंटिन्यू, मतलब वो उसको स्किप कर दो।
उसको तुमने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर तुमने उसे प्रिंट कर। तो अब उसने हमें जितने भी बिल्ट इन मेथड्स मौजूद थे वो सारे के सारे रिटर्न कर दिए। ये एक कॉपी वाला रहता है जो हमारा यूज होता है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी तकरीबन हम लोगों ने सारे पढ़ लिए जितने बिल्ट इन थे। अब ये काम हम लोग 4 लाइनों में जो कर रहे हैं वो एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिस्ट कंप्रीहेंशन में देखा। वो कैसे कि प्रिंट एक लिस्ट जिसमें हमारा एक वेरिएबल होगा जो हमारा लिस्ट के अंदर वेरिएबल सेव कर रहा है, जो स्क्वायर करने के लिए, क्यूब करने के लिए या फॉर्मूला लगाने के लिए आएगा। अब चूंकि हमें इन मेथड के साथ कुछ भी चीज़ें लगानी नहीं है तो मैं बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। फॉर मेथड इन dir my list if not methods। हमें बताना उसको कि क्या नहीं स्टार्ट हो रहा, क्योंकि ये स्टार्ट्स विद है बिल्ट इन फंक्शन ऑफ string। if method start with अच्छा जी। अब ये इतना कोड हमें रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, जो सिलेक्टेड है ट्रू या फॉल्स। अब जिस जिस एलिमेंट, जितने भी हम लोगों ने ऊपर अभी एट्रीब्यूट से प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनके स्टार्ट में डबल अंडरस्कोर आ रही थी। अब जब डबल अंडरस्कोर आ रही थी तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे बताओ कि क्या डबल अंडरस्कोर आ रही है स्टार्ट में या नहीं। जिसकी आ रही होगी उसका ट्रू रिटर्न कर देगा, जिसके नहीं आ रही होगी उसका फॉल्स रिटर्न कर देगा। उससे पहले फिर मैंने नोट का कीवर्ड लगा दिया, मतलब जिसका ट्रू है उसका फॉल्स कर दो, जिसका फॉल्स है उसका ट्रू कर दो। उल्टा काम कर। क्यों उल्टा काम कर दो? क्योंकि ये कंडीशन जिसके लिए ट्रू रिटर्न करेगी वही हमारी लिस्ट में आके सेव होगा। अब अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है प्रॉपर्टी के लिए, यानी जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए, तो वो आ जाएगा। अगर ट्रू रिटर्न कर रही है उसके लिए जिसके स्टार्ट पे नहीं आ रहा तो वो आ जाएगा। नोट मैंने इसलिए लगाया ताकि वो आए जिसके स्टार्ट पे नहीं आ रहा। तो अब ये हमारे पास एक एरे या लिस्ट के फॉर्मेट में आ गए हैं सारे के सारे फंक्शन। अब सेम काम हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे माय स्ट्रिंग को रहने देते हैं मेथड फॉर इन नहीं। अब इससे क्या होगा कि जितने मेथड्स हैं वो सारे के सारे एक एरे के फॉर्मेट में आए, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज ये सारी की सारी आई। बेसिकली एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज को ही हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ गई जो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रही। और जो विदाउट अंडरस्कोर स्टार्ट हो रहे हैं वो फंक्शन है, जिन फंक्शन के साथ हम लोग इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की कितनी अकरेंसेज हैं। जैसे मेरे नाम में ए 3 दफ़ा आ रहा है, या इसी तरह बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट मौजूद हैं। अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन चाहिए, प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इफ नॉट मेथड डॉट स्टार्ट्स विद इन्वर्टेड कॉमास में डबल अंडरस्कोर, तो ये सारी की सारी आ जाए। अब इसमें काफ़ी सारे हैं लेकिन
जितने भी मैंने ज़रूरी हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं वो आपको दफ़ा पढ़ा। जैसे स्ट्रिप हम लोगों ने पढ़ा स्टार्ट और एंड से स्पेसिस वाइट स्पेसिस मूव करने के लिए, अपर पढ़ लिया, टाइटल पढ़ लिया। रैप केस नहीं पढ़ा था। बेसिकली अगर कुछ लोअर में लिखा है तो उसे अपर में कर देगा, कुछ अपर में लिखा है तो उसे लोअर में कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें कि इतना ही काफ़ी है? बहुत है। कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट सॉरी ये एक मिनट ये यहाँ पे ये रिजर्व वर्ड के हैं। ये जो येलो है ये फंक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये जो है ये रिजर्व वर्ड्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे फॉर वाइल इफ़ इस तरह के लिए यूज़ होता है, पर्पल या पिंक सा कलर। और जो इन है वो ऑपरेटर्स के लिए यूज, सॉरी ब्लू या लाइट ब्लू कलर है, ये ऑपरेटर्स के लिए यूज़ होता है। बेसिकली हम लोगों ने एक ऑपरेटर हमारा मिसिंग था, इन का ऑपरेटर, विच इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप ऑपरेटर, कि क्या ये वाला एलिमेंट इस एरे से इस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये एलिमेंट इस लिस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो कोड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लिस्ट 4 इज इक्वल टू 50, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट 12 इन लिस्ट 4। उसने फॉल्स रिटर्न कर, वो मुझे रिलेशनशिप बता रहा है कि क्या ये एलिमेंट जो आपने पहले लिखा है वो एग्जिस्ट करता है उस लिस्ट में या नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है फिर नहीं ठीक। और इसी तरह नहीं नहीं, सिंपल प्रॉम्प्ट राइट टेबल ऑफ लेट्स डू व्हाइल लूप। बेसिकली जेमिनी जो गूगल का है, जेमिनी उन्होंने वही इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे। ये आ भी रहा है, उन्होंने टैग लगा कि आपका फिलहाल जेमिनी मॉडल सेलेक्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे वाला तो अभी जेमिनी फ्लैश 1.5 कर दे तो निकाला, लेकिन ये जेमिनी 1.5 फ्लैश प्रो नहीं। नहीं नहीं, ये गूगल का जेमिनी, ओपन एआई का जीपीटी। बेसिकली तीन ही बड़ी कंपनियां हैं जो मार्केट में है, ओपन एआई का जीपीटी, गूगल का जेमिनाई, और मेटा का लामा। जो लामा है वो ओपन सोर्स है, और जेमिनाई और ओपन एआई दोनों क्लोज सोर्स। क्लॉड एंथ्रोपिक का जो क्लॉड है वो भी बड़ा अच्छा जा रहा है। ए असिस्टेंट, हम्म
चलें वो देखते हैं। तो मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है गिटहब उसके साथ, गिटहब एजुकेशन के साथ, लेकिन स्टिल कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। चलें, वो तो कर दिया है। वो VS कोड वाला फ्री है, मतलब बेसिकली अब VS कोड पहले कर नहीं रहा था, उन्होंने किया है स्टार्ट कर्सर AI के साथ।